तो इसमें हम कवर करेंगे मैनेज आइडेंटिटी एंड एक्सेस में कि यूजर्स, एक्टिव डायरेक्टरी, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स, ग्रुप, एमएफए और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। तो ये सब सारी चीज़ें एक एक करके ये रहेगा अपना, इस पार्ट में रहेगा मैनेज आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्शन में ये सारी चीज़ें रहेंगी। प्रोटेक्शन और दूसरा रहेगा अपना पार्ट रहेगा इम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन। इसमें रहेगा इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या आएगा कि अपना जो पेरीमीटर सिक्योरिटी होगी उसको कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और सिक्योरिटी के लिए कैसे यूज करेंगे उसको। दूसरा आएगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे करेंगे, जो भी इसमें एनएसजी होते हैं, फायरवॉल होती है, उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और सिक्योरिटी के लिए उनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। और फिर अपना तीसरा आएगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन आ गई अपनी। तीसरा आएगा अपना सिक्योर डाटा एंड एप्लीकेशन। तो इसमें जो हम डाटा होगा अपना, वेदर इट्स अ रेस्ट और अपना ट्रांजिट में हो, तो उन दोनों में कैसे करेंगे उसको सिक्योर कैसे करेंगे। तो इसमें अपना मेन लिया जाता है की वोल्ट आता है, स्टोरेज को कैसे सिक्योर करेंगे, एनक्रिप्शन कैसे कितने टाइप के होते हैं कैसे कैसे करेंगे, ये सब आ जाएगा। इसको बोलेंगे सिक्योर डाटा। सिक्योर डाटा। और लास्ट आएगा अपना मैनेज सिक्योरिटी ऑपरेशन। इसमें ऑपरेशन से रिलेटेड इसमें अपना पार्ट आएगा, एजूर मॉनिटर आएगा, एजूर सेंटिनल आएगा और इसमें सिक्योरिटी सेंटर आएगा। दैट मीन्स कि अपना जितना भी ऑपरेशन से रिलेटेड है ना, कि यहाँ पे भाई हमने आइडेंटिटी भी कर दी है सेटअप, उसकी प्रोटेक्शन कर दी है, इम्प्लीमेंट कर दी है पेरीमीटर सिक्योरिटी, और जो भी सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने डाटा को भी एनक्रिप्शन भी लगा दिया है, डाटा को भी सिक्योर कर दिया। अब ऑपरेशन की बारी आई है कि जो लाइव थ्रेट्स आएंगे या लाइव मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी उनको कैसे करेक्ट करेंगे, वो यहाँ से होगा। तो अपना होगा मैनेज सिक्योरिटी ऑपरेशन में। तो ये 4 मेन पार्ट रहते हैं एजूर सिक्योरिटी में। एजूर मॉनिटर, स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ। तो ये 4 पार्ट करने हैं हमें। ठीक है। अब देखते हैं इसकी हायरार्की। अपनी एजूर में हायरार्की कैसे रहती है कि सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हायरार्की क्या रहता है, फिर उससे ऊपर नीचे क्या रहता है। तो एजूर में 4 लेवल की हायरार्की रहती है और इसको हम बीच में एक ऑप्शनल रहता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो एजूर में सबसे ऊपर रहता है अपना टेनेंट। होता है टेनेंट। टेनेंट को हम बोलते हैं साथ में एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, एजूर एडी। और इसके बाद आता है जस्ट इसके नीचे सब्सक्रिप्शन। मेरा एक सब्सक्रिप्शन आया, 2 आए, मतलब मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं एक टेनेंट के नीचे। अब टेनेंट क्या होता है, टेनेंट और ये एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, अभी के लिए इसको समझ के चले कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक टेनेंट है, लेट्स सपोज कि आपकी एक्सेंचर है, एयरटेल है या फिर इन्फी है, विप्रो है। ठीक है। तो उनकी वो एक टेनेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है एक। ठीक है। इसका कुछ भी ऐसा नाम होगा कि विप्रो डॉट कॉम या फिर एक्सेंचर डॉट कॉम। सो दिस इज टेनेंट। और टेनेंट के अंदर अपने मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होंगे। कि एक मेरा सब्सक्रिप्शन होगा कि एक ये मेरा जो टेस्टिंग के लिए है, टेस्टिंग के लिए रिसोर्सेज यूज करते हैं, ये मेरा वो है सब्सक्रिप्शन ए हो गया। दूसरा हो गया मेरा सब्सक्रिप्शन बी, दैट इज माई सब्सक्रिप्शन। तो बिलिंग से रिलेटेड होता है सब्सक्रिप्शन। मैं चाहता हूँ कि मेरे टेस्टिंग वाले एनवायरनमेंट का अलग से बिल आए, या स्टेजिंग का अलग से बिल आए और प्रोडक्शन का अलग से बिल आए। ठीक है। और इनको सब्सक्रिप्शन को हम बंडल कर सकते हैं किसमें, मैनेजमेंट ग्रुप्स में।
तो ये ऑप्शनल रहता है, इट्स अप टू यू कि हम उनको मैनेज कैसे करना चाहते हैं, इकट्ठा करके मैनेज करना चाहते हैं, और अगर मेरे अपने पास है ही एक तो सब्सक्रिप्शन तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और आ जाता है मैनेजमेंट ग्रुप। सो दिस इज माई मैनेजमेंट ग्रुप, और ये टोटली ऑप्शनल रहता है। अब सब्सक्रिप्शन के बाद अपना क्या रहता है जो मैंडेटरी होता है? सब्सक्रिप्शन के बाद है मेरा रिसोर्स ग्रुप। तो एक सब्सक्रिप्शन में मेरे मल्टीपल आरजी होंगे, रिसोर्स ग्रुप होंगे। एंड रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? रिसोर्स ग्रुप होता है जितने भी रिसोर्सेज हम क्रिएट करेंगे वो सब रिसोर्स ग्रुप में होंगे क्रिएट। सो वी कैन से दिस इज द बंडल ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी अपना वर्चुअल मशीन रहेंगी, कुछ भी क्रिएट करेंगे, एनीथिंग, सब अपना रिसोर्स ग्रुप में होगा। और रिसोर्स ग्रुप के नीचे आएंगे अपने रिसोर्सेज। रिसोर्सेज रिसोर्सेज होते हैं अपने वर्चुअल मशीन से, मेरा एक रिसोर्स है। समझ गया। तो ये हायरार्की रहती है, 4 लेवल हायरार्की मैंडेटरी, एंड मैनेजमेंट ग्रुप है, ये टोटली ऑप्शनल है, बट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कुछ भी इनको मैनेज करना है, इसको रोल देना है यहाँ पे, मतलब अगर अभी तो चलो मैंने 2 का एग्जांपल लिया, अगर अपने पास 10 होते 20 होते सब्सक्रिप्शन तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती। ये अपना मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप। ओके जी, तो ये अपनी हायरार्की होगी। अब बात करते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी की। एक्टिव डायरेक्टरी और अपनी एज्योर एडी में इनमें क्या डिफरेंस है? तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती थी? एक्टिव डायरेक्टरी हम मतलब बरसों से बहुत काफ़ी टाइम से यूज करते ही आ रहे हैं। जब क्लाउड नहीं था तब भी यूज होती थी एक्टिव डायरेक्टरी, और अब भी यूज होती है, ऐसा नहीं है। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली क्या होती है कि जैसे अपनी पहले टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी में अपने फ़ोन नंबर लिखते थे, नाम लिखते थे, और इवन कई बार एड्रेस भी लिखते थे साथ में। तो होता था क्या था कि सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, जो भी अपने रिलेटिव होते थे, जो भी अपने फ्रेंड होते थे, उन सब की। तो यही कंसेप्ट लिया ऑर्गेनाइजेशन ने। यार कोई भी अपना एम्प्लॉय आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रजिस्टर करेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी में, कि एक ऐसा डेटाबेस कि जब भी हम उसका ऑथेंटिकेशन करना हो, कि जब भी वो कुछ भी हम जो सॉफ्टवेयर करते हैं यूज, जो मेल करते हैं यूज, कि वहां से उसका ऑथेंटिकेशन हो। सो लेट्स सपोज कि एक यूजर वन ने ज्वाइन किया आज के दिन, तो सबसे पहले उसका उसकी एंट्री डाली एक्टिव डायरेक्टरी में। एक कंपनी एक्टिव डायरेक्टरी यूज करती है, तो एक्टिव डायरेक्टरी में उसका यूजर नेम, उसका क्या पासवर्ड रहेगा, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल। ठीक है। तो फिर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ही उसको एक्सेस दिया गया। तो पर्सन है वो है फाइनेंस का। ठीक है, फाइनेंस का पोर्टल का एक्सेस दिया गया उसको, उसको मेल का एक्सेस दिया गया, बट उसको किसी भी टेक्निकल टूल का, जो भी आप मॉनिटरिंग करते हैं या क्लाउड का है, उसका एक्सेस नहीं दिया गया, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है। तो फिर एक्टिव डायरेक्टरी काम क्या करेगी? वो जैसे ही बंदा अटेम्प्ट करेगा कि उसको मेल लॉगिन करनी है, वो अपने आउटलुक पे या जीमेल के पोर्टल पे जाएगा और वहाँ पे अपना पासवर्ड डालेगा, एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड, और अपना यूजर नेम डालेगा। तो ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? उसका डाटा वेरीफाई होगा, जो एक्टिव डायरेक्टरी का मेन अपना डेटाबेस रखा है वहाँ जाएगा कि यार ऐसे ऐसे ये यूजर वन और इस पासवर्ड के साथ आपके पास कोई एंट्री है, अगर होगी तो देन इट विल अलाउ, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज वहीं पे उसको प्रॉम्प्ट कर देगा, वो डिनाई कर देगा। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी होती है। सॉरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी का बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये क्लाउड से पहले भी था एक्टिव डायरेक्टरी, और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये। बट अभी एज्योर ने क्या किया कि एज्योर ने एक अपनी सर्विस डेवलप की, जिसको बोलते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इसमें क्या है, इनमें फर्क क्या है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इसमें, एज्योर एडी और एक्टिव डायरेक्टरी में? सो एक्टिव डायरेक्टरी है टोटली कि आपको खुद मैनेज करना है।
आप एक सर्वर लॉन्च करोगे अपना, उसके बाद उसमें एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज है उनको उनको इंस्टॉल करोगे। हर चीज़ आपको जो भी सर्वर की पैच मैनेजमेंट करनी है, कुछ भी करना है, टोटली सब कुछ आप मैनेज करोगे। बट यहाँ पे होता है एज्योर एडी में, ये आइडेंटिटी एज ए सर्विस है। ये भी किसी न किसी सर्वर पे रही है, बट यहाँ पे आपको मतलब ना तो पैच मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, ना तो उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ये टोटली मैनेज्ड है, टोटली मैनेज्ड बाय क्लाउड। आपने जस्ट अपनी एक एज्योर एडी क्रिएट की, दैट्स इट। और उसके बाद आप जो भी यूजर क्रिएट करने हैं, ग्रुप मैनेज करने हैं, वो डायरेक्टली कीजिए। सो दिस इज आइडेंटिटी एज ए सर्विस। ठीक है। और इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है एज्योर ने कि इसको ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेते हैं। इस सबसे टॉप पे अपना एज्योर एडी रहेगी, जहाँ पे आप अपने यूजर, ग्रुप, आइडेंटिटी जो भी है वो सब क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद फिर अपना जो भी है ये लोअर हायरार्की का पार्ट है वो सब रहेगा। ओके। अब आते हैं हम पोर्टल पे। पोर्टल पे और डिफरेंट एज्योर एडी के जो जो पार्ट है उन सब पे। पहले इसके एज्योर एडी के टाइप्स देखते हैं। एज्योर एडी अपना हो गया कि आइडेंटिटी एज ए सर्विस एज्योर एडी। और इसके टाइप देते हैं कि क्या क्या इसके टाइप होते हैं और उनमें क्या क्या फीचर है। दो मेनली पार्ट होते हैं कि एक तो फ्री आता है जो हमें जब हम एज्योर लॉगिन करेंगे। पहले एज्योर लॉगिन ही कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सिंपली एज्योर पोर्टल सर्च करेंगे आप, इस पे जाएंगे। और जिस जिसने अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लीज़ अकाउंट रेडी कर लीजिए कल तक। कोई भी आउटलुक की, हॉटमेल की कोई भी आईडी चलेगी। और उसके बाद एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। उसके बाद अपने कार्ड की डिटेल डालिए और कुछ डॉलर्स आपको मिलेंगे फ्री प्रैक्टिस के लिए। तो ये हो गया मेरा एज्योर। दिस इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके। फाइल कोड 27। ठीक है। तो ये मेरा एज्योर का पोर्टल है और ये एज्योर की मल्टीपल सर्विसेज हैं, इनको देखेंगे सर्विसेज। तो सबसे पहले देखते हैं हम एज्योर एडी। यहाँ पे अगर ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे भी दिख रही होगी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, आप सर्च भी कर सकते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है। तो अभी मैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी में हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्टरी के जो भी फीचर्स हैं, जो भी उसमें ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अब मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टरी, एज्योर P1 और P2 डिफरेंस। तो आप एज्योर वाले पोर्टल पे चेक करेंगे, इस वाले पे जो एज्योर की ऑफिशियल साइट है। ठीक है। तो ये प्राइसिंग रहेगी। P1 का $6 रहता है, इसका $9 रहता है। और इनमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि एक सब्सक्रिप्शन होता है, ये भी चार्जेबल होता है। सब्सक्रिप्शन किस लिए होता है कि जो भी आप रिसोर्स करेंगे, मान लो कि आपने
100 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, तो उनकी बिलिंग यहाँ से होगी कि जितना आप यूज करते जाएंगे वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चार्ज लगेगा। बट इसका इसका फीचर के अकॉर्डिंग है कि आपको जैसे फीचर यूज करने हैं। अब जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एमएफए का, जो आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा, ये रूट यूजर के अलावा। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा अपना P2 में। तो उसके लिए आपको मंथली ये पैसा अलग से देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के अलावा। बट स्टार्टिंग में दोनों चीज़ें फ्री रहेंगी तो प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनके अभी हम फीचर देख लेते हैं, बाकी वो अलग से आप एक्सप्लोर कर लेना किस में कम है किस में ज़्यादा है। ऑब्वियसली जहाँ पे पैसा ज़्यादा पे करोगे तो ज़्यादा तो मिलेगा ही। तो ये फीचर है अपनी मेनली 5 तरह की होती है। अब एक और ये नया लेके आए हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो होता है एजूर रेडी फ्री सिक्योरिटी डिफॉल्ट। फ्री, दिस इज माय फ्री एक्टिव डायरेक्टरी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी। और दूसरी रहती है मेरी एजूर रेडी फ्री ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। ये इन्होंने अभी नई लॉन्च की है। ठीक है, आप देख लेना, फीचर एक्सप्लोर कर लेना। और ये ऑफिस 365 का रहता है लाइसेंस। जो भी ऑफिस 365 के उनकी एप्स हैं वो यूज करनी है आपको। ठीक है, फीचर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। फिर एजूर रेडी का P1 होता है और P2 होता है। अगर हम कुछ देखें थोड़ा बहुत, तो P2 में क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है। प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ये आपको P2 में मिलेगा। एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट, एक्सेस को रिव्यू करना हो आपको, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, रिस्क पे कंडीशनल एक्सेस, ये सब आपको P2 में मिलेगा। ठीक है, इवन आपको रिमेंबर MFA फॉर ट्रस्टेड डिवाइसेज, ये सब में मिलेगा। बट MFA फॉर ऑन प्रीमिसेस एप्लीकेशन, ऑन प्रीमिस समझते हो ना आप, आजकल बड़ा ट्रेंडी है कि आप ऑन प्रीम में अपनी आइडेंटिटी रखते हो, फिर उसको सिंक करते हो क्लाउड के साथ। तो ये वो सर्विसेज भी देता है। या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, तो ऐसा आर्किटेक्चर होता है कि आप कुछ वर्कलोड अपना ऑन प्रीम में रखना चाहते हो जो आपका फिजिकल डेटा सेंटर है, और कुछ अपना रखना चाहते हो क्लाउड पे, तो ये वहाँ पे भी सपोर्ट करता है। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या ठीक लगता है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा पे करना है। ये आपके फीचर्स हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। अब आते हैं वापस। तो ये अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। अब हम अपनी एक डायरेक्टरी बनाएंगे, अपना एक P2 लाइसेंस करेंगे एनेबल। ठीक है, P2 करेंगे और सबसे पहले हम अपना MFA सेटअप करेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है MFA। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, MFA होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और अभी तो मैंने तो किया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बट अगर हम यहाँ पे कोई यूजर क्रिएट करेंगे तो उसका रहेगा सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और एज पर द सिक्योरिटी वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपका एक यूजर नेम पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आपके पासवर्ड भी बड़े मतलब खतरनाक होते हैं। एक ही जैसे वो airtel@123 या कुछ भी, या आपका सर नेम है या आपका, तो वो उनको हैक करना या उनको ब्रेक करना कोई मुश्किल नहीं है, वो इजीली हो जाते हैं। बट अगर मल्टी फैक्टर होगा ऑथेंटिकेशन, कि आपका एक पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड के अलावा फिर आपके पास एक कोड आएगा, तो फिर डिफिकल्टी हो जाती है ना। और फिर MFA पे भी आपने रूल लगा रखे हैं बहुत सारे, कि अगर गलत MFA हुआ 2 बार 3 बार तो आपका यूजर ब्लॉक हो जाएगा, आपका फ्रॉड अलर्ट चला जाएगा एडमिन के पास। तो ऐसे बहुत सारे फीचर होते हैं, तो सिक्योरिटी लेयर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी ह्यूमन एरर की वजह से तो कुछ भी हो सकता है। तो MFA बहुत इंपॉर्टेंट है। और MFA का फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसमें हम यूजर क्रिएट करते हैं एक। ये इसमें मेरे पास ऑलरेडी कुछ यूजर है, हरी के नाम से है, योगेश के नाम से है। ठीक है, तो हम इनको ही लेके चलते हैं। मैं एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। So here we have two options. One is a create user and another one is a invite user. किसी यूजर को इनविटेशन भेजना हो तो हमें इनविटेशन भी भेज सकते हैं। तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि whether he want to join or not. So मैं बना रहा हूँ यहाँ पे demo@yogesh004 outlook.com. So this is my domain. और ये डोमेन मेरे को प्रोवाइड की है मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने, एज्योर ने। और वो बाद में देखेंगे कि अपनी अगर हमें मैनुअल डोमेन डालनी है कि मेरी एक्चुअल जो डोमेन है कि cloudsum.xyz या कुछ भी,
wipro.com है, तो वो सब भी होगा यहाँ से कि डोमेन कैसे ज्वाइन करनी है। अभी मैं यहीं से जाता हूँ, यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन रहेंगे, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड एंड लेट क्रिएट द पासवर्ड। तो मैंने क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे अपने पास ऑप्शन रहेंगे ग्रुप्स एंड रोल्स। सो ग्रुप्स, अगेन ग्रुप्स क्या रहेगा, बंडल ऑफ यूजर्स। अब आपकी एक टीम है, एक फाइनेंस की टीम है, एक अकाउंट की टीम है, एक ऑपरेशन टीम है, एक टेक्नोलॉजी टीम है, तो सबकी अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे बिकॉज हमें सबको अलग अलग एक्सेस देने और सेम लेवल पे एक्सेस देने हैं, है ना। अब ऑपरेशन का हमने ग्रुप बनाया, ऑपरेशन वालों को हम ऑपरेशन सब कुछ रीडर की परमिशन देंगे, या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड जो है एज्योर मॉनिटर की परमिशन देंगे, सेंटिनल की देंगे, या फिर सिक्योरिटी सेंटर की परमिशन देंगे, है ना। अब अपने पास अगर 100 यूजर होंगे तो एक एक को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देना, डायरेक्टली ग्रुप को ही देंगे। तो ये ग्रुप का कंसेप्ट रहता है, बट अभी यहाँ पे हम इसको जो भी देना है मुझे, डायरेक्टरी रीडर। ओके, लोकेशन चूज कीजिए आप, जो भी आपके मन में। इंडिया, तो ये आपको जो भी फिल करना है फिल कीजिए, अदरवाइज इनको छोड़िए। तो माई यूजर क्रिएटेड विद demo@yogesh004 जो भी नाम है। ओके, मेरा यूजर क्रिएट हो गया है, ग्रुप का कंसेप्ट आपको पता चल गया है, मैं डीप में नहीं जाऊंगा इनमें किसी चीज में। अब आते हैं हम एमएफए का, देखते हैं इस पे एमएफए एनेबल करना हो तो वो कैसे होगा। यूजर ग्रुप्स और डायरेक्टरी के पेज पे ये आप सबसे नीचे जाएंगे, नोट सबसे नीचे सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी का पार्ट रहता है एमएफए। सिक्योरिटी ओपन करेंगे और यहाँ पे इस प्लेट में so it's showing get a free premium trial to use this feature. That means this feature is not available in free in default Active Directory. So we have to go with P2, P2 या P1 में भी होगा अवेलेबल। तो हमें बोल रहा है कि यहाँ से अपना फ्री ट्रायल है जो प्रीमियम का, उसका एक्टिवेट कीजिए। ये बाकी सब में आपने देखा होगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जीसीपी में भी है अवेलेबल और AWS में भी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी का हायर वर्जन है, उसके लिए पे करना पड़ता है, बट उसके साथ ही आपको फीचर भी उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे हम। तो मैं आता हूँ अपनी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज पे, ऐड, ओके, ओके। तो मैं दोबारा से डायरेक्टरी सर्विसेज पे गया और अभी मेरी ये वाली डायरेक्टरी है, इस वाली डायरेक्टरी पे मेरा अभी कोई भी P1 या P2 लाइसेंस अनेबल नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। डायरेक्टरी में जाएंगे, उसके बाद आप लाइसेंस में जाएंगे, लाइसेंस के बाद ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स में ट्राई एंड बाय, ठीक है। यहाँ पे फ्री ट्रायल एक्टिवेट, ये कुछ दिन के लिए आपका एक्टिवेट रहेगा, बट अभी मैं इस पे एक्टिवेट नहीं करना चाह रहा। एक्टिवेट करूंगा मैं, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, उस पे करेंगे। तो डायरेक्टरी सर्विसेज में एक ऑप्शन रहेगा मैनेज टेनेंट, दैट मीन्स मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे कि अगर आप नई एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, या कुछ एक्टिव डायरेक्टरी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो मैं एक और क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको भी छोड़ देना, फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करना, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, इसको बाद में देखेंगे हम ये किस लिए होती है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का नाम रहेगा, यहाँ पे नाम क्या रखना है, AZ एज्योर सिक्योरिटी 500। डोमेन देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिला।
कुछ और नंबर ले लेते हैं। Azure Security 4567 ये मिल गया हमें। Azure Security 4567 और ये कहाँ पे किस रीजन में करना चाह रहा हूँ मैं? यूनाइटेड स्टेट में ही कर लेते हैं इसको। रिव्यू एंड क्रिएट क्रिएट एक कैप्चा डालना है आपको S5EMSS। तो एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करने का मतलब है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी तो हमने डोमेन ली है कि जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड है वो डोमेन ली है, बट अगर हम लेना चाहें तो हम अपनी डोमेन wipro.com, accenture.com, infy.com, कोई भी कंपनी है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है और इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम एक ही अकाउंट के अंडर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ अपना बिजनेस अलग अलग होता है कि दिस बिजनेस दिस डोमेन इज फॉर माय फाइनेंस, दिस इज फॉर द ऑपरेशन। वो डिपेंड करता है, या फिर आपको एक ही एडी लेके चलनी है और एक ही एडी में आप आगे सब्सक्रिप्शन मल्टीपल रखते हैं। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा ही आप स्ट्रक्चर अपना आर्किटेक्चर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा। टेनेंट क्रिएशन इज इन प्रोग्रेस, विल टेक फ्यू मिनट्स, वेट करते हैं। टेनेंट क्रिएशन सक्सेसफुल, डन। ओके, तो अपना टेनेंट क्रिएट हो गया। अब कहाँ से टेनेंट देखेंगे अपनी लिस्ट ऑफ टेनेंट्स या लिस्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी? आपके जस्ट सर्च बॉक्स के राइट साइड में है क्लाउड शेल, क्लाउड शेल के राइट साइड में है डायरेक्टरी एंड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब इसने मुझे शो किया, तो दिस इज माय डिफॉल्ट डायरेक्टरी एंड दिस इज अनदर 3 डायरेक्टरी। और अभी हमने जो क्रिएट की है एज्योर सिक्योरिटी 500, जो अभी क्रिएट की है। तो यहाँ से सिंपली आप स्विच कर सकते हैं। मैंने स्विच किया तो मेरा टोटली सब कुछ चेंज हो जाएगा। स्विच करने का मतलब है कि मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। यहाँ पे मेरे यूजर अलग होंगे, रिसोर्सेज अलग होंगे, मेरा वर्कलोड अलग होगा, डेटाबेसेज अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा उसका। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं आप एज्योर सिक्योरिटी 500 इस वाली डायरेक्टरी में। मैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में जाता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। ओके, अगेन यूजर क्रिएट करते हैं। एक आपका यूजर रहेगा ऑलरेडी जो रूट यूजर है। दिस इज माय रूट यूजर जिससे मैंने स्टार्टिंग में पहले ही लॉगिन किया था। अब एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, सेम क्रिएट यूजर, और इसको नाम देता हूँ मैं टेस्ट1। टेस्ट1 और @ ये रहेगा, नाम इसको सेम देता हूँ मैं टेस्ट1। पासवर्ड जनरेट करते हैं, और उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। लोकेशन में लेता हूँ अमेरिका। किस नाम से आएगा अमेरिका का? चलो ठीक है, जो भी ले लेते हैं। यूएसए सर्च करिए अगर यूएसए। यूएसए भी नहीं आएगा शायद। खैर कोई बात नहीं, वो सर्च कर लेना जिस भी रीजन में आपको करना है यूजर क्रिएट। तो ये सब मैंडेटरी रहेगा, बाकी सब फील्ड आपके ऑप्शनल रहेंगी। नेम आपका मैंडेटरी रहेगा, पासवर्ड रहेगा और इवन लोकेशन रहेगी। अगर आपकी लोकेशन नहीं रहेगी सिलेक्टेड तो
आप MFA सेटअप नहीं कर पाएंगे। ओके, आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और अब क्रिएट यूजर। यूजर मेरे क्रिएट हो गया है। अब मैं वापस जाता हूँ, वापस इस पे चेक करता हूँ कि मेरा इस पे MFA में इनेबल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। MFA MFA, बट अब अगेन मेरे को ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी तो नहीं क्रिएट कर ली, बट P1 P2 मेरा कोई भी लाइसेंस यहाँ पे नहीं है। उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। उसके लिए मैं डायरेक्टरी सर्विसेज पे जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा आपके पास लाइसेंसेज, लाइसेंस, ऑल प्रोडक्ट्स, ट्राई एंड बाय, और यहाँ पे एजूर रेडी प्रीमियम P2 फीचर आपने देख लिए थे, इसके अलग से भी एक्सप्लोर कर लेना। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एक्टिवेट। ठीक है, तो ये मेरा एजूर एडी P2 का ट्रायल वर्जन एक्टिवेट हो गया। ओके, अब हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ट्रायल वर्जन में आपको कुछ लाइसेंसेज है वो फ्री मिलते हैं, वो दिखाते हैं। आप ऑल प्रोडक्ट में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी अपने पास 100 लाइसेंस है, असाइंड कुछ भी नहीं है, अवेलेबल है अपने पास 100 के 100। तो सबसे पहले जितने भी अपने यूजर होंगे अगर उन एजूर P2 के, एजूर एडी P2 के फीचर यूज करने तो उसको एक लाइसेंस असाइन करेंगे। लाइसेंस में थे हम ऑलरेडी, ऑल प्रोडक्ट, और अपने जो ट्रायल के लिए एक्टिवेट किया था वर्जन वो अपने सामने है। नाउ वी हैव दिस असाइन ऑप्शन, और इसमें असाइन हमें किसको करना है, ऐड यूजर टेस्ट 1 को। टेस्ट 1, सिलेक्ट दिस यूजर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इसके ये फीचर के बारे में ये पूछ रहा है कि एजूर एक्टिव डायरेक्टरी P1 की, P1 के भी फीचर आप इंक्लूड करना चाहते हैं? हाँ, यस। P2 के यस, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यस, और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड एप्स यस। तो हमने सब कुछ ऑन कर दिया। रिव्यू एंड असाइन और असाइन। ठीक है, अपना एक लाइसेंस असाइन हो गया है एक यूजर को जो मैंने अभी क्रिएट किया है टेस्ट 1 के नाम से। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये या तो अभी आ जाएगा रिफ्रेश करने पर, अदरवाइज थोड़ी देर में आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा। मेरा एक लाइसेंस असाइन हो गया है वैसे। ये दिखने में थोड़ा टाइम ले जाता है। ठीक है, असाइन हो गया मेरा लाइसेंस एक, और टेस्ट 1 नाम के यूजर को हो गया। अब मैं जाता हूँ दोबारा से मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी पे, सर्च कर सकते हैं या फिर सामने भी आपको जो रिसेंटली यूज किए आपने सर्विसेज। तो दोबारा से जाते हैं हम सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी, देन MFA, ये टाइम लेगा थोड़ा सा अपडेट होने में। MFA, हाँ यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी आपको वही पेज, वो मैंने एग्जैक्ट पाथ बताया है कि आपको कहाँ से आएगा लाइसेंस का, और ये डायरेक्टली भी कर दे दिखा देता है। और अब दोबारा से अगर एक्टिवेट करेंगे तो आपको ये एरर दिखाएगा, यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिस ट्रायल बिफोर। ठीक है, सो लेट्स वेट। और अदरवाइज क्या कर सकते हैं, साइन आउट, साइन इट अगेन। योर पोर्टल,
ओके सिक्योरिटी में देखते हैं कि मेरे P2 के फीचर एक्टिवेट हुए हैं कि नहीं हुए, बट अभी भी ये टाइम ले रहा है, टाइम लेगा वही Azure मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मैं आपको ये दूसरे में दिखाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी ये टाइम लेगा थोड़ा सा। तो मेरी एक दूसरी डायरेक्टरी है, इसमें मैंने ऑलरेडी एनेबल कर रखा है और फीचर एक्टिवेटेड है। तो डायरेक्टरी मैंने स्विच किया अभी, और स्विच करने पे डायरेक्टरी में मेरे टोटली न्यू यूजर होंगे, न्यू वर्कलोड होगा, सब कुछ नया मिलेगा मुझे। एक्टिव डायरेक्टरी में जाता हूँ। अब जो हमने डेमो यूजर क्रिएट किया था या फिर टेस्ट 1 किया था, वो सब आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग डायरेक्टरी थी, ये अलग है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक यूजर क्रिएटेड है, दैट इज माई डेव। बट मैं एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे टेस्ट 2 के नाम से कर लेता हूँ मैं। टेस्ट 2 क्रिएट पासवर्ड, लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया लिया मैंने, क्रिएट। तो देखिए मेरा यूजर क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा से जा रहा हूँ सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी देन MFA। तो MFA यहाँ पे आपको वो नहीं दिखा रहा, वो सब कि आपको P2 या प्रीमियम का ट्रायल वर्जन लेना है, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एनेबल करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप MFA पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा कॉन्फ़िगर का ऑप्शन, एडिशनल क्लाउड बेस्ड MFA सेटिंग। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एक अलग से रिडायरेक्ट करेगा दूसरी विंडो पे आपको। ओके तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि अलाउ यूजर टू क्रिएट ऐप पासवर्ड टू साइन इन टू ब्राउजर एप्स। ओके, यूजर को अलाउ करना है या नोट अलाउ करना है, या फिर आपके पास कुछ, ये मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन किया है कि यूजर अपने आप क्रिएट पासवर्ड कर सके, पासवर्ड चेंज कर सके। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ट्रस्टेड आईपी का। ट्रस्टेड आईपी का रहता है कि मीन्स कि आप कुछ इंटरनल आईपी हैं, ऑन प्रेमिसेस की हैं इंटरनल आईपी, आप इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होना चाहते। कि जैसे होता है ना कि आप अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कि जब ऑफिस जाते थे तो वहाँ पे इंटरनेट अगर ना भी हो तो भी आप एक्टिव डायरेक्टरी, आपका सिस्टम, आपकी मेल, वो सब लॉगिन कर पाते थे। तो ट्रस्टेड आईपी का होता है कि मान लो कि मैं एक पूल दे देता हूँ आईपी का, कि मेरा ये है 1.0 से लेके 1.100 तक, ये सारी आईपी जिसके पास होगी वो इंटरनल या किसी टनल, VPN टनल के थ्रू, उसके थ्रू एक्सेस कर पाए। ठीक है, इसको मैं अभी एनेबल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है वेरिफिकेशन ऑप्शन, तो दैट इज टेक्स्ट मैसेज टू फोन नोटिफिकेशन वेरिफिकेशन कोड। ओके, कॉल टू फोन अभी नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा, बाद में इसका क्या फंडा रहता है। एंड नाउ इसके बाद है अपने पास अलाउ यूजर टू रिमेंबर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन डिवाइस दे ट्रस्ट। ओके, ये आपको एनेबल करना है नहीं करना, इट्स अप टू यू, और कितने दिन तक आपको रिमेंबर रखे वो सब है। ठीक है, अभी मैं सेम इसको रहने देता हूँ एंड सेव करते हैं। तो मेरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी इनेबल हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि मैंने P2 का लाइसेंस ले रखा है, मेरे पास ट्रायल वर्जन है और यहाँ से मैंने एनेबल कर दिया, बट अभी एनफोर्स नहीं है किसी पे भी। अगर अभी भी मैंने जो यूजर क्रिएट किया है मेरा, कौन सा यूजर, टेस्ट 2 यूजर, अगर टेस्ट 2 यूजर से मैं लॉगिन करना चाहूँ तो मेरा डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा विदाउट एनी MFA। वो सिंगल पासवर्ड जो भी मैंने डाला है और यूजर नेम जो इसका ये रहेगा यूजर नेम, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा यूजर नेम है, इससे डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। MFA को एनफोर्स करना है, वो कैसे करेंगे? तो सेम इसी पेज पे अभी आप थे सर्विस सेटिंग पे, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे है यूजर्स, MFA वाले पेज पे।
MFA वाले पेज पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा डेव पे enabled दिखा रहा है, बट टेस्ट टू यूजर पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज शोइंग डिसेबल्ड. सो लेट्स एनेबल इट. टेस्ट टू किस सेटअप में देखेंगे आप? एनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. एनेबल. तो अब हम यूजर है अपना जो, हाँ, तो अभी मेरा यूजर है, मेरा यूजर से अगर मुझे लॉगिन करना है तो ये लॉगिन हो जाएगा. बट इसमें अगर ध्यान देंगे, जब हमने यूजर क्रिएट किया था तो हमने इसको कोई रोल नहीं दिया था. जो टेस्ट वन यूजर था, दूसरी डायरेक्टरी थी, उसमें रोल दिया था. इसके पास रोल, हाँ है, इसके पास मेंबर का रोल है. ठीक है, चलेगा फिर. तो इस यूजर को अगर आपको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है कि ये कुछ और चेंजेस आइडेंटिटी लेवल पे कर पाए, या फिर आप चाहते हो कि सिर्फ ये देख पाए, तो डिपेंड करता है रोल पे, आपने कौन सा रोल असाइन कर रखा है. आपको रोल अपडेट करना है तो एक्टिव डायरेक्टरी में ऑलरेडी है आप, यूजर्स पे जाएंगे, यूजर पे क्रिएट पे जाएंगे, जिस भी यूजर को असाइन रोल करना है, और यहाँ पे असाइन रोल पे जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे अगर जो भी आप रोल असाइन करना चाहते हैं उसको ऐड असाइनमेंट, रोल सिलेक्ट कीजिए. रीडर का रोल देना चाहता हूँ, ग्लोबल रीडर का. सिलेक्टेड यूजर है मेरा टेस्ट टू असाइन. तो अभी मेरा ग्लोबल रीडर बन गया ये यूजर. ये थोड़ी देर में आ जाएगा यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद. ओके, अभी अपना यूजर क्रिएट हो गया. अभी इसको टेस्ट करते हैं एमएफए को कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है. तो मैं दूसरे ब्राउजर में जाता हूँ. सेम वही एज्योर पोर्टल ओपन करेंगे. अभी इनकॉग्निटो ओपन करता हूँ. एज्योर पोर्टल. अब डिफरेंस क्या रहेगा, पहले हम अपनी रूट आईडी थी, रूट यूजर था, उसके थ्रू लॉगिन कर रहे थे, बट अब हम करेंगे जो हमने यूजर क्रिएट किया है, टेस्ट टू यूजर, टेस्ट टू, और मेरा पूरा यूजर रहेगा टेस्ट टू एट द रेट जो भी मेरी डोमेन है एंड पे. ठीक है, ये हम बाद में इसको चेंज कैसे करते हैं वो देखेंगे बाद में, बट ये हमें प्रोवाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने. टेस्ट टू एट द रेट योगेश 1998.microsoft.com. नेक्स्ट. पासवर्ड तो यूजर क्रिएशन के टाइम पे दिया था वो वाला. तो अभी मुझे पूछ रहा है कि मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन नीड, क्योंकि हमने एमएफए एनेबल कर रखा है. हम करते हैं नेक्स्ट. तो एमएफए बहुत सिंपल लगता होगा हमें, बट एमएफए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया की ऐप यूज कर रहे हो या फिर ऑफिशियल कर रहे हो, कुछ भी है. तो एमएफए सेटअप करना अपने पास ये ऑप्शन रहेंगे, ये तो आपको पता होंगे, एमएफए करते होंगे आप अपने जीमेल की, माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी आईडी पे. सो अभी अपने पास यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे कि एक तो है कि आई वांट टू यूज डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप. ठीक है, आप एक तो ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर सकते हैं. उसमें कैसे होता है, आपको एक फ़ोन में एप्लीकेशन है, गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर होता है, उसको डाउनलोड करेंगे. फिर एक ये कोड देगा, उस कोड को स्कैन करेंगे, और फिर उसमें एक रोटेट होता रहता है. कुछ लोग तो यूज कर रहे होंगे ऑलरेडी, जो 30-30 सेकंड वो कोड डालना रहता है. बट नाउ आई एम गोइंग विद फोन. यहाँ पे फ़ोन नंबर डालूंगा मैं, अपना इंडिया का कोड, और यहाँ पे फ़ोन नंबर. आगे आप लोगों को पता है कि क्या क्या रहेगा, मैं डाल देता हूँ.
तो सेम जो भी MFA का प्रोसीजर रहता है, अभी मेरे पास एक कोड आएगा, कोड को मैं डालता हूँ यहाँ पे 85394। ये डन हो गया अपना। ओके, पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं हमें ये। पासवर्ड चेंज करना भी बड़ा ज़रूरी है, और पास MFA ज़रूरी है ये, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पासवर्ड रखा क्या है ना, कि पहले क्या था पासवर्ड और चेंज करके क्या रखा है। तो ये मेरा लॉगिन हो गया है test2 यूजर, और मेरी सेम डायरेक्टरी है। रीडर का मैंने रोल दे रखा है इसको। ठीक है, अभी आते हैं वापस। सचिन रिकॉर्डिंग बंद कर देना अभी। ठीक है भाई।